ऑल राइट, प्रियांशु वो देखा डॉक्यूमेंट PYQ वाला? ठीक है, इज इट सफिशेंट? उसमें आई गेस 1985 और 95 से हैं क्वेश्चंस टिल 2025 एंड इट इज़ गिवन टॉपिक वाइज, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो मैंशनड कि इससे कोई क्वेश्चन अपियर नहीं हुआ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, वी डिस्कस्ड अबाउट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, व्हाट आर दे? So what are social religious reform movement? Basically any kind of revolution or massive step taken to do some changes or bring some changes in social scenario or religious aspect. Okay, so any kind of massive step taken or a step taken by masses to either bring change in social aspect or religious aspect. Okay, that is your socio-religious reform movement. Okay, now this wave of socio-religious reform movement जो हम कहेंगे, ये जो लहर चली थी, ये वेव थी, ये शुरू कहाँ से हुई थी? It originally started in Europe. Okay, against नहीं, in Europe. No, church. It started against church. तुम लोग भूल रहे हो शायद. There is a concept of Renaissance and Enlightenment. I'm forgetting the spelling of enlightenment. Wow, memory you see. Okay, so the movement of Renaissance and Enlightenment started in Europe, okay, against the orthodoxy of Roman Catholic Church. ठीक है, and how it started? When some European thinkers started to study about various literatures, they started to develop scientific temperament and various discoveries were being done one after another. Okay, now वहाँ पे ये रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, ऑर्थोडॉक्सी खत्म हुई चर्च की, लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट जागा, रैशनल थिंकिंग आई, लॉजिकल थिंकिंग आई, और रिलीजन के नाम पे जो भी चीज़ें चल रही थी, जो भी रिलीजन के नाम पे जो भी एब्सर्ड चीज़ें चल रही थी उसको क्वेश्चन करने का थिंकिंग आया लोगों में. वही बैठना अंजलि, फैन के नीचे ही बैठना, इधर गर्मी बहुत है. ओके, सो नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इन यूरोप? द डेवलपमेंट स्टार्टेड. ठीक है, फिर हम देखते हैं एक के बाद एक वेरियस साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा पार्ट था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ऑलराइट, ओके. नाउ व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, वहाँ जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए हैं तो वहाँ पे चर्च की ऑर्थोडॉक्सी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट आ चुका है. ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया यहाँ पे. यहाँ पे जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास कौन था यहाँ पे? मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, द लैंडलॉर्ड्स, जो लैंड होल्ड करते थे. ठीक है, एक तो उनके पास अपनी लैंड होती थी, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़्यादा होता था, साथ ही ज़मींदार्स को जब रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिल गया तो उनके पास रेवेन्यू भी आने लगा. ठीक है, दे यूज टू कीप 1 शेयर ऑफ रेवेन्यू एज प्रॉफिट ऑल्सो. सो बेसिकली सच क्लास ऑफ द सोसाइटी विच हैड इकोनॉमिक रिसोर्सेज. ओके, तो इन्होंने अपने बच्चों को या अपनी यंगर जनरेशन को, अपनी फैमिली में जो इनकी यंगर जनरेशन थी, उनको वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ प्रमोट किया. ठीक है, कुछ जिनके पास ज़्यादा पैसा था वो बाहर जाके पढ़े, और हम देखते हैं हमारे जितने भी नेशनल लीडर्स थे, मोस्ट ऑफ देम दे वेंट अब्रॉड, है ना, और स्पेशली लॉयर बनने के लिए लॉ की डिग्री सबने बाहर से ली है. ज़्यादातर लोगों ने पढ़ना जब शुरू किया, when these middle class youngsters, when they went abroad, they came in contact of a different culture, they came in contact of a population who was more
लॉजिकली इंक्लाइंड, ठीक है, जो क्वेश्चन करना जानती थी, काउंटर क्वेश्चन करना जानती थी, जो समाज की कुरीतियों पे सवाल उठाती थी, ठीक है, कि ये चला आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है, वी नीड टू रिफॉर्म इट। इससे इन्फ्लुएंस होके व्हेन दीज लीडर्स, व्हेन दीज यंगस्टर्स केम बैक, और उन्होंने जब इंडिया की सिचुएशन देखी तो उन्हें रियलाइज हुआ दैट देयर इज मच नीडेड एफर्ट हैज़ टू बी टेकन टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी एज वेल। ओके, और उसी इवेंट में या उसी क्रम में शुरू हुए ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर बैकग्राउंड ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ओके, इसमें हम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम सुनते हैं दैट इज राजा राम मोहन रॉय। ओके, इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहते हैं, एंड ही इज फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट या सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो भी कह लो। इनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ उसने बाद में फाउंडेशन रखी वेरियस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज थी। सो इट स्टार्टेड विद आत्मीय सभा, एंड देन ब्रह्म समाज, देन आदि ब्रह्म समाज, देन देव समाज, देन ऐसे करके उसमें ब्रांचेस निकलती गई। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली योर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे अभी मैं लिखवाऊंगी बाकी चीज़ें। लेट्स डिस्कस फर्स्ट। नाउ व्हाट वर द प्रोज ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? सोशल इवल्स को ख़त्म किया, लाइक सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, है ना, विडो रीमैरिज को लीगलाइज किया गया, चेंज ऑफ माइंडसेट, हाँ, ओके, और लोगों को, हाँ बेटा, विमेन अपलिफ्टमेंट, विमेन एजुकेशन, वेरी गुड। लोगों में लॉजिकल थिंकिंग का टेम्परामेंट आया, है ना, रैशनलिज्म आया, थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग का, ओके। और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में क्या हम इफेक्ट देख सकते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का? अगर हम आज के समय में बात करें, आज के समय से कंपेयर करो, ये मोमेंट्स जिस समय हुए थे ये वाले, उनका आज के समय में क्या कंट्रीब्यूशन है? सोच के देखो, इट्स मैसिव वन एंड वेरी कॉमन ऑल्सो, वेरी इजी टू थिंक। Yes, yes. We are talking about women empowerment because such reform movements were taking place. एक और backward section, okay. Backward section का upliftment. Abolition of untouchability. Yes, very good. Education. Importance of education. इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। पहले हमारी इकोनॉमी में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था? ओनली मेजरली टू क्लासेस, एग्रीकल्चर एस्पेक्ट एंड जो आर्टिजन्स थे, यानी कि एक फार्मर्स, किसान और कारीगर, ठीक है। नाउ व्हेन दिस रिलीजियस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड, उसके साथ जब एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ी तो फील्ड ऑफ एजुकेशन हमने, अलग अलग फील्ड्स ऑफ एजुकेशन हमने डिस्कवर की, और उसमें जब लोगों ने रैशनल थिंकिंग के बेसिस पे, लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे उस एजुकेशन को गेन करना शुरू किया तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, है ना। इसको कैसे लिख सकते हो वो मैं अभी बताती हूँ। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, साथ ही हमारी पॉपुलेशन ग्लोबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए केपेबल हुई, ठीक है। जहाँ बाहर आज हम अब्रॉड में देख रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा कितना ज़्यादा है, इंडियन पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, ठीक है। आप यूएस ले लो, यूके ले लो, कहीं भी ले लो, एंड इन आईटी सेक्टर्स, इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप बिलीव नहीं करोगे, इन सऊदी अरेबियन यूएई वाले एरिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट में देयर आर मेनी इंडियंस, मेनी इंडियंस देयर, स्पेशली हायर एजुकेशन सेक्टर में देयर आर मेनी प्रोफेसर्स हु आर अपॉइंटेड फ्रॉम हियर। Yes. So इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से जोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, इंडियंस नहीं बस आया है, यस। सो दिस इज समथिंग विच इज़ रेलिवेंट टिल डेट, जो आज के समय से भी रेलिवेंट है, ओके।
विमेन एम्पावरमेंट तो है ही ऑब्वियसली, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन ऑल दी फील्ड्स. ऑल राइट, वन मोर थिंग, सोसाइटी के बेसिस पे बहुत हॉट टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. रिलीजियस रिफॉर्म्स नहीं, आई एम सेइंग हॉट टॉपिक फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. सोचो क्या है, हर पॉलिटिकल पार्टी का एकदम खास मुद्दा क्या है. क्या हुआ पूजा, यू आर नॉट वेल बेटा? ये भी हो सकता है कि मतलब पहले होता कि राजा वगैरह का होता वो खत्म हो चुका है. वन सोशल रिफॉर्म, ठीक है, सोसाइटी में आने वाला एक ऐसा रिफॉर्म जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जगह दी गई, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह दी गई, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी बड़ा हॉट टॉपिक है. रिजर्वेशन. रिजर्वेशन रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट या ये आइडिया कहाँ से आया है? ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट डायरेक्टली रिजर्वेशन की बात नहीं करते हैं, पर अगर सोच के देखो तो बैकग्राउंड तो यहीं से रखा गया है ना. दे टॉक्ड अबाउट अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास, अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास. तो उसके लिए बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या एक तरीका निकाला, रिजर्वेशन. तो ये दो एस्पेक्ट हो गए, की एस्पेक्ट जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से जोड़ते हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम से. एक तो रिजर्वेशन और अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और दूसरा हो गया इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मासेस. ओके, ऑलराइट, ठीक है. नाउ हम एक एक करके पढ़ेंगे. दैट इज फैक्चुअल पार्ट. दैट यस बेटा, कम इन. द फैक्चुअल पार्ट इज कि बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, वेरियस लीडर्स, अलग अलग आइडियोलॉजीज. ठीक है ना. मुझे ये बताओ, जब इतने, बेटा पीछे बैठो जहाँ हवा लग रही है, इट इज़ वेरी सफोकेटिव. Okay, what I was saying? What was I saying? There were many सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट जो चले, और अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के साथ उसको प्रोपोगेट किया. बट टेल मी, अ कंट्री, अ प्लेस वेयर सच मूवमेंट्स वर कंडक्टेड ऑन सच अ मैसिव स्केल, फिर भी हम उसमें फेलियर्स क्यों देखते हैं? वाई वी सी सर्टेन काइंड ऑफ फेलियर्स इन दोज रिफॉर्म मूवमेंट्स? हमें पता है स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, हमें पता है सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं थे. ठीक है, ना ही सारे मूवमेंट्स ने सारी पॉपुलेशन को इफेक्ट किया. राइट, टेल मी द रीजन, पॉसिबल रीजंस. एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम होम बेटा? हाँ, अपर क्लासेस. वेरी गुड. और मैम वॉयलेंस भी हुआ होगा. हाँ, मतलब ऑपोजिशन में ठीक है, हम बहुत मैसिव वायलेंस नहीं देखते हैं, बट येस. और सपोर्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी जो बैकवर्ड कास्ट थी वो ये सोचते थे कि हम इन्हीं चीज़ों के लिए हैं. उनका माइंडसेट ही ऐसा सेट कर रखा था. चलो वो तो एक सॉफ्ट रीज़न में आ गया, बट वन की रीज़न इज ऑपोजिशन फ्रॉम द अपर क्लास. और वो ब्रिटिशर्स ने बाद में मना कर दिया, क्योंकि वो देखा कि सोसाइटी में इतना ऑपोजिशन हो रहा है, तो हम रिफॉर्म्स को करेंगे. गुड. ब्रिटिशर्स से रिलेटेड एक और की पॉइंट है. ब्रिटिशर्स को ध्यान में रख के एक और रीज़न है. सोचो, जो फेलियर बना, जो रीज़न बना फेलियर का या सो कॉल्ड ऑपोजिशन का. जो ब्रिटिशर्स के लॉयलिस्ट थे वो ज़्यादा प्रकाश से थे. नहीं नहीं बेटा, नहीं. ऑपोजिशन क्यों हो रहा था इन रिफॉर्म मूवमेंट्स का? वो ज़्यादा वेस्टर्नाइज की तरफ ज़्यादा थे, मतलब वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा एम्फसाइज करते थे. देखो, आई टेल यू,
यू आर टेलिंग मतलब नुक्स एंड बिट्स में बता रहे हो, लॉस ऑफ कल्चर, ठीक है, क्लोज इनफ। सी ये सारे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे, ज़्यादातर इसमें से, नॉट ऑल ऑफ इट बट ज़्यादातर ब्रिटिशर्स की हेल्प से इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे। सो दीज रिफॉर्म्स वर कमिंग वाया ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स वर एलियन पावर इन आवर कंट्री, ठीक है, वो आउटसाइडर्स थे। तो मासेस में ऑलरेडी रिजेंटमेंट था कि वो लोग जो हमारे देश के हैं ही नहीं, वो हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन और हमारे रिलीजन से रिलेटेड कोई लॉ कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, सो दिस कुड बी रिटन एज द रिफॉर्म मूवमेंट्स वर इम्प्लीमेंटेड वाया ब्रिटिशर्स, ठीक है, उनके थ्रू होके इन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही थी। ऑल्दो इसके पीछे हमारे इंडियन इंटेलेक्चुअल क्लास ही थी, बट इसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी या फेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कौन बनते थे? ब्रिटिशर्स, ठीक है। और ब्रिटिशर्स के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ रिजेंटमेंट थी बिकॉज दे वर द आउटसाइडर्स। So it was taken as interference in the social and religious matters. मैम ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, ये मिडिल क्लास से लोग की न्यूज़पेपर वगैरह के छापते थे, यस, और ये ग्राउंड पे नहीं लाते थे। कह सकते हैं इनकी पहुंच ऑन ग्राउंड तक नहीं थी बहुत, ठीक है, बिकॉज दे वर इंटेलेक्चुअल क्लास। अगेन वही आया ना कि ऑपोजिशन फ्रॉम अपर क्लास, ऑल्दो दे वर वर्किंग, इसमें से एक अपर क्लास का सेक्शन जो काम कर भी रहा था रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए, दे वर नॉट इन टच विद द कॉमन मासेस, ठीक है, दे रेस्ट्रिक्टेड देमसेल्व्स ओनली टू देयर ओन विसिनिटी, देयर ओन सोशल सर्कल, ठीक है। तो उन्हें ऑन ग्राउंड रियलिटी के बारे में या ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता था, उन्हें सर्फिशियल चीज़ें पता थी, या अगर उन्हें ऑन ग्राउंड पता भी था तो वो उसके लिए कोई कॉन्क्रीट कह सकते हो रिफॉर्म्स नहीं ला पा रहे थे, ठीक है। वट एवर वॉज बीइंग डन ऑन पेपर्स। यू सी द एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड मैरिज, इट इज स्टिल प्रेवलेंट, जबकि दैट इज इलीगल, ओके, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम, बट इट इज स्टिल प्रेवलेंट। Again, so what I'm saying, it is all beneficial to the political motives of the parties ना। वो वहाँ पे क्यों इस चीज़ को बैन नहीं कर रहे हैं, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ या वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्हें पता है इसका होगा बहुत बड़ा विद्रोह, इसका विरोध होगा बहुत, ठीक है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे के लिए उस एरिया की जनता को अपसेट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वोट तो वहीं से आ रहे हैं। दूसरी चीज़, सच मासेस हु स्टिल बिलीव इन सच कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इट इज़ लाइक अपीजिंग देम, इसमें इंटरफेयर ना करके या लोगों को पनिश ना करके या इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ना लेके उस सेक्शन को प्लीज़ किया जा रहा है, अपीज़ किया जा रहा है जो इस रूढ़िवादी सोच में मानते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से तो दिस गवर्नमेंट इज़, और वट एवर गवर्नमेंट इज़ रनिंग, दैट गवर्नमेंट इज़ वेरी गुड, क्योंकि वो उनके रिलीजियस मैटर्स में या सोशल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ लाइक अपीजिंग अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू गेन द वोट्स, सिंपल। आप सेंट्रल लेवल पे देखिए, बड़े लेवल पे पार्टीज क्या करती हैं, हिंदू मुस्लिम, हाँ, यस, जब एज ऑफ कंसेंट का बिल जब हमारे यहाँ सबसे पहले पारित हुआ था, ठीक है, सो इनिशियली इट वाज 12 and 14, ओके, 12 and 14, 12 फॉर गर्ल्स, 14 फॉर बॉयज़, व्हेन वी विल सी एज ऑफ कंसेंट बिल। बाद में उसको रिफॉर्म किया गया, देन बिकेम 1821, बीच में शायद 16 का भी आया था कुछ, है ना, शारदा एक्ट में 16 and 18, ठीक है, 16 फॉर गर्ल्स, 18 फॉर बॉयज़, देन अगेन अमेंडमेंट हुआ एंड देन इट वाज 18 and 21, बट स्टिल इफ यू थिंक, इज 18 द राइट एज? नहीं होना चाहिए। आई स्टिल बिलीव कि 18 भी राइट एज नहीं है। हाउ मेनी के, ठीक, तो 21 भी नहीं है। एग्जैक्टली, एंड मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया था आपको, सोमालिया में देयर वाज सच ह्यू एंड क्राई रिगार्डिंग दिस। उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पास किया था दैट एज ऑफ कंसेंट विल बी इंक्रीज टू 18। अभी वहाँ पे चाइल्ड मैरिज अलाउड है, मतलब उनके यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, as soon as the girl child hits the puberty, as soon as she starts her menstruation cycle, she is okay, she is fit for marriage.
अब वो बच्ची चाहे 9 साल में प्यूबर्टी हिट कर ले, चाहे 10 में, 11 में, 12 में, क्योंकि एवरीबॉडी इज डिफरेंट. All the girls hit the puberty at different age. Some earlier, some a bit later. So according to Somalian law, because they follow Sharia and that is a Muslim populated, country. So according to Sharia, if a girl has hit the puberty, she is ready for marriage because she can carry the baby. Okay? And Somalia में इसके against एक bill, parliament ने bill pass कर दिया, proper the bill was passed that now the age of marriage will be 18 for girls. And oh my god, you cannot imagine the chaos which was created after that. 60 years old, 70 years old Maulvis are coming, on Instagram and on social media platform, and they are crying. They are crying saying ki we are going against Allah, we are going against Sharia, this is not in our religion, this is against our religion, we do not need to follow the constitution, we do not need to follow the law, we have to follow the command of Allah because we are answerable to Allah after that. After life. अफगानिस्तान की उसमें मतलब कि जो बुर्का था वो लड़की को पहनने पे कोई मतलब वो नहीं पहना था, तो उन्होंने कह दिया कि आप अपने यूनिफॉर्म को देखो, उन्होंने जेल में बंद कर दिया. Yes, moral policing. The same happened in Iran. Khamenei जब तक थे, the same was happening in Iran. What democracy? Since when Taliban became democratic? If Taliban is democratic, trust me, we are living in Ram Rajya then. So Somalian government had to take that bill, they had to take that bill back. उसे उन्होंने कैंसिल कर दिया, रिफ्यूज कर दिया. I don't know. मतलब कि पता है हमारे यहाँ पे I don't know. बोलते हैं कि अगर हमने नेल पेंट यूज किया ना तो अल्लाह भी हमारे नेल्स को फाड़ेगा. कौन कह रहा है? मुस्लिम्स लेडी. Okay. वुज़ू जब वो करते हैं, हाँ. So they have this concept that when they wash their hands till here and they wash their feet before praying, before offering namaz. So they have this concept. I'm not very sure of it, but I think there is a concept that the water should touch each and every corner of your hand and feet. हाँ. So maybe mehendi is considered as, they have this concept of halal products and haram products. Halal is something which is permissible according to Sharia and Quran, and haram are those products which are not permissible, which are. Yes. अभी जो आप हलाल की बात कर रहे हो, अगर जो मीट है वो मशीन कट है, Yes, तो वो नहीं that खाएंगे. is not. Yes. अगर वो हाथ से मारा है किसी को तो That खाएंगे. is halal. ये That उनका is लो है. because. Reasons. So they cannot consume all the meat. So even if they are living abroad भी ना, तो वहाँ पे भी they see the packet कि non-veg पे भी लिखा होना चाहिए it is halal meat. Halal means the animal has been cut by hand, slaughtered by hand. And there are some slaughtering houses also na, where animals are cut by machines. There are axes and machines. So if the animal is cut by machine or in a slaughterhouse where machine is used, so they will not consume that. That is haram for them. ओमान के संग हमारी भी ट्रीटी साइन हुई तो उन्होंने बोल दिया. Haram means impermissible, beta, not allowed. Halal means allowed. Haram means not allowed. Okay. So the meat or the animal which is cut by hand or slaughtered by hand by a butcher himself can only be consumed by Muslims all over the world. And if it is slaughtered by machines, they cannot consume it. Okay. Now I do not want any rakas. Okay. Else I have to say a lot. Anyways, coming to the socio-religious reform movement. Now when we will see that such movements were conducted in both the religions. Okay? When we talk about religious aspect, it were conducted in both the religions, in Hinduism also, in Islam also. In Islam, mostly and mainly we see the movements related to the education. Okay? Importance of education was told to people. People were asked to educate themselves और उसके वजह से बहुत सारे educational institution भी set up होते हैं. The major one being AMU, Aligarh Muslim University. Okay? And the prominent Muslim leader we can say
in this aspect, in social religious reform aspect, was Sir Syed Ahmad Khan. ठीक है, बाद में चल के हम देखते हैं he also went against Congress and they had a feud and something went off. But we were talking about the reasons of failures, है ना. एक बड़ा रीज़न जो फेलियर का निकल के आता है, बेटा कैन यू प्लीज जस्ट ओपन दैट डोर, दैट इन रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुए, कुछ ऐसे मूवमेंट्स चलाए गए जो बाद में फेनेटिक हो गए, कट्टर हो गए. ठीक है, जिन्होंने कट्टरता का रूप ले लिया रिफॉर्म के नाम पे. द वेरी बिग एग्जाम्पल आई कुड कोट ओवर हियर इज देवबंद मूवमेंट. ठीक है, ये आपके मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से ही निकला हुआ एक मूवमेंट है एंड इट इज़ सपोज टू बी द मोस्ट फेनेटिक मूवमेंट, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव. ठीक है, ऐसे अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करें तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी. ठीक है, एंड ही कोटेड कि गो बैक टू वेदास, हमें वेदों की तरफ जाना चाहिए. और यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कोट करना चाहूँगी, मे बी दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और योर सिलेबस, बट आई वॉन्ट यू टू रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, सिर्फ स्पेक्ट्रम से नहीं और सोर्सेज से पढ़ना, गूगल एंड ऑल से. ठीक है, कुछ रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ना. योर माइंड विल ब्लो दैट पीपल whom we have been worshipping like gods till date, they were highly misogynistic, you understand, against women. So people, I will not quote the names, but the leaders जिन्हें हम supposedly we quote them as or we refer them as the most liberal ones, the most progressive ones, they were the highly misogynist people at that time. बहुत सारे हमारे वेल नोन आपको रिफॉर्मर्स मिल जाएंगे जिन्होंने विमेन की एजुकेशन पे सवाल उठाए कि उन्हें क्यों एजुकेट होना चाहिए, जिन्हें विमेन के बाहर जाने पर दिक्कत थी, जिनका मानना था कि विमेन आर सबॉर्डिनेट टू मेन, जिनका मानना था कि दे आर सपोज टू बी कन्फाइंड टू दी हाउस होल्ड. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग नेम्स. नाउ रिलेटेड टू दिस, have you read My Experiments with Truth? Yes. You have? Would you like to say something? Please do. इसी सन का ये मानना था कि आप Let's not create controversy.
राइटिंग हिस्ट्री वी मस्ट री राइट इट इन ऑल दी एस्पेक्ट्स. हम इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं लिख सकते. एंड दिस रियली शुक मी टू द कोर. दिस रियली शुक मी टू द कोर. इसीलिए मैं कह रही हूँ ज़रा ये वाला एस्पेक्ट ना थोड़ा अच्छे से पढ़ना, जस्ट ऐसे ही अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है, जस्ट टू नो. क्योंकि हमें जैसे पढ़ाया जाता है दैट इज़ अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. थिंग्स आर नॉट एज प्लेन एंड सिंपल. एंड आई कैन कोट मेनी नेम्स लाइक दिस. कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. अगेन द एग्जाम्पल इज मिस्टर गांधी. मैम वो जो है एक बात है हाँ, कि बोल. जो उनका वेयर स्टाइल था, वो पहनने का स्टाइल था, जो धोती होती है ना वो पहले ऐसे जाती है. आई नो, आई गेट योर पॉइंट. हाँ, उनकी मतलब कि जो कहते हैं कि ही यूज्ड टू मेक स्लीप नेकेड, तो इट इज कंप्लीटली फॉल्स. हाउ वुड यू प्रूव दैट बेटा? क्योंकि जो मेरे दादाजी हैं वो भी धोती पहनते हैं. Even my grandfather also तो used to wear. I understand your वो point. स्टाइल ही है ऐसा. I understand your point. But when that man is quoting this particular word himself, then how would you give a possible different scenario for this? जो जैनिज्म है हाँ, उसमें वो जो Digambars. वो है वो तो फुली नेकेड चलते हैं. They are sadhus बेटा. आसपास घूमते तो वो भी तो एक तरीके से कहते थे कि मैं आश्रम में Again, रहता हूँ. no, they are not part of the society. They are not the part of the society. And Jain male monks and female monks do not reside together. They don't. मैम हाँ मेल मॉन्क्स नहीं करते. हाँ. ठीक है वो अलग अलग है. और जो मेल है उनके आसपास है ना वो फीमेल्स चलती रहती हैं. That is okay when they go on padayatra or something. ठीक है, that is a different scenario. ऐसे हवा करती है, कुछ भी है, हो गया. They are revered. ठीक है ना, they are revered. And दूसरी चीज़ है they do not consider themselves as a part of the society. वो खुद को समाज का हिस्सा नहीं मानते हैं. वो खुद को समाज दिगंबर्स तो बोलते हैं कि जो women है वो salvation achieve ही नहीं कर सकती जब तक Yes. वो man की form में मतलब जन्म हाँ. ले रहे हैं, rebirth form. जब हमने जैनिज्म पढ़ा था कॉन्सेप्ट, हमने क्या पढ़ा था? दिगंबर्स का मानना है दे आर मोर ऑर्थोडॉक्स इन देयर आइडियोलॉजी. उनका मानना है कि विमेन कैन नॉट अचीव सैल्वेशन, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती. वो इस जन्म में अगर वो साध्वी बनती भी हैं तो अगला जन्म उनको पुरुष का मिलेगा और तब वो जाके मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं. किसने बताया था ये? मोक्ष तो भगवान ने हमें बताया था क्या? बेटा मुझे तो पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है. आई डिफाई ऑल ऑफ दिस. ठीक है. मतलब हमें जो दिखाते हैं, अगर सीरियल्स में भी दिखाते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि राम जी ने या फिर शिव जी ने बनाते हैं वो अपनी वाइफ को कितना पूजनीय रखते हैं. यस यस. और फिर ये वो और फिर अब बुक्स में ये लिखती है कि अगर लेडी दोबारा रिबर्थ ना होगी हाँ. है. So basically the point is we do not study the religious literature. हम वो लिटरेचर पढ़ते हैं जो बाद में ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही लिखा गया है. वी कोट व्हाट? मेजरली वी कोट पुराणास. हम पुराण कोट करते हैं कि गरुड़ पुराण में ये है, विष्णु पुराण में ये है. पुराण तो बहुत लेटर लिखे गए है ना. उनका तो हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड तक पुराण लिखे गए हैं. एंड द चेंजेस वर डन एज पर द सोसाइटल नॉर्म्स. ठीक है. तो जो कोर वैदिक लिटरेचर है, जो हम 4 वेद जिनकी बात करते हैं, स्पेशली द 4 वेद, वहाँ पे तो नहीं ऐसा कुछ है. वहाँ पे तो हम ब्रह्मवादिनियों का भी पढ़ते हैं जो शादी सिर्फ इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उनको ज्ञान अर्जित करना होता था. ऐसी औरतों का बहुत रिस्पेक्ट होता था. दे वर पार्ट ऑफ सभा एंड समिति इन वैदिक एरा. ठीक है. लेटर वैदिक आते आते और फिर गुप्ता मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड आते आते इट ऑल गॉट वेरी बैड. आजकल जैसे देयर इज अ बिग कंट्रोवर्सी अराउंड
point? How are you going to justify this? Anyways, please write a heading. I'll give you the chart of all the movements along with their leaders, their timeline and their key features, okay? But we'll write certain things, कुछ चीज़ें हम लिखेंगे, and it is getting unbearable to be very honest. हाँ, I'll just do that only because मुझे dictate ही करना है ना. एक तो I haven't slept whole night. There was electricity cut off in my area. So whole night there was no, electricity over there. So I haven't slept. Hardly I slept for maybe an hour or two. Okay. The socio-religious reform movements, of 19th and early 20th centuries represent a crucial phase in transition from traditional to modern society. These movements emerged as response to social orthodoxy, religious conservatism, and colonial critique. Critique. Various issues were addressed such as caste discrimination, gender inequality, illiteracy and superstitions. इसे लिख लो, फिर हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे related to superstitions. Okay. Now put a heading: background and causes. हाँ. Gender inequality, illiteracy and superstitions. हाँ, background and causes. The emergence was, first point है, the emergence was combination of internal and external factors. One of the main reasons being British rule. Which introduced Western education,
Rational thinking, Which introduced? Western education, rational thinking, and scientific ideas. Second point, and very interesting. At the same time, क्रिश्चियन मिशनरीज, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में. क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिटिसाइज्ड इंडियन सोसाइटी फॉर प्रैक्टिसेस सच एज सती, Indian society for practices such as sati, child marriage, and caste discrimination. Now, ऐसा नहीं था कि मिशनरीज ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो हम उनकी बातों को सही मान के हमने रिफॉर्म करना शुरू किया. नहीं नहीं, वी स्टार्टेड रिफॉर्म क्योंकि लोगों को लगा कि हमें अगर हमने अपने धर्म को रिफॉर्म नहीं किया, अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं किया तो कन्वर्जन्स बढ़ जाएंगे. ठीक है, टू स्टॉप द कन्वर्जन्स, क्योंकि लोगों को इन्फ्लुएंस करना ईजी था उस समय, लोग पढ़े लिखे नहीं थे और ये सोशल ईवल्स को क्रिटिसाइज करके इट वॉज ईजी टू सॉफ्टली मैनिपुलेट पीपल टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी. और जो मिशनरीज कर भी रही थी बहुत स्पीडी रेट पे. बट टू अवॉइड दिस कन्वर्जन, इंटेलेक्चुअल क्लास को लगा कि वी नीड टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स, ताकि लोगों को लगे कि नहीं नहीं, हमारा धर्म भी जो है वो रिफॉर्म कर रहा है. ठीक है, इसी में लिख लेना आगे. विच क्रिएटेड सेंस ऑफ अर्जेंसी, sense of urgency among Indian reformers to defend their traditions. Third point, the growth of new middle class, educated in Western thought, yet rooted in Indian culture, played a crucial role. This class tried to reconcile Indian traditions with modern thoughts. लिख लिया बेटा. नेक्स्ट हेडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज मूवमेंट्स. सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स डाल लो तो भी काफ़ी होगा. प्रियांशु, होल्ड द पेन अ बिट अबव देन द निब प्लीज. वो निकाल लो रिफिल, उसी को पकड़ के लिख लो. ही इज होल्डिंग द पेन एट द निब. ओके, फर्स्ट पॉइंट है दे एम्फेसाइज्ड. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे या क्या फीचर्स थे इन रिफॉर्म मूवमेंट के, किस चीज़ पे इनका फोकस था. दे एम्फेसाइज्ड ऑन रेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड सोशल इक्वालिटी. नेक्स्ट पॉइंट, many movements aimed at reviving the original purity of religious text.
टेक्स्ट बेटा, टेक्स्ट। सो हमने जिनकी बात की ना अभी कि सम पीपल बिकेम फेनेटिक एंड वेरी ऑर्थोडॉक्स इन देयर बिलीफ सिस्टम। रिलीजियस रिफॉर्म्स करते करते वो अपने रिलीजन को लेके ही बहुत कट्टर हो गए थे। तो उनका मानना था कि हमारे रिलीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, द कोर ऑफ द रिलीजन इज़ वेरी गुड, ओके, वेरी प्रोग्रेसिव, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है रिलीजियस टेक्स्ट का, उसकी वजह से सारे सोशल इवल्स आए हैं, ठीक है। So there were a few people who believed very strongly in their religious ideologies, but उनका मानना था कि over the time the misinterpretations have led to the social evils. Okay. Next point. They advocated reforms for women upliftment. Such as women's education, widow remarriage, ban on child marriage. Next point. These movements also used modern tools such as print media, which means newspapers, magazines, journals, print media, education and public debates. पहले के टाइम पे चौपाल लगती थी ना, गांव में चौपाल का सिस्टम था, तो वहाँ पे ये लीडर्स जाते थे एंड चूँकि इनकी एक अच्छी इमेज होती थी सोसाइटी में, स्ट्रॉन्ग इमेज होती थी, तो लोग इन्हें सुनने आते थे, ठीक है। सो इन सच पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक गैदरिंग्स में जाके लोगों को ऑन ग्राउंड जाके एजुकेट करना, उनको अवेयर करना चीज़ों के बारे में, दैट वाज आल्सो डन। पब्लिक डिबेट्स टू स्प्रेड अवेयरनेस। Where is the remote of the AC? उधर रखा है क्या कहीं? It's not in the drawer बेटा. Not working. All right. What has happened? आई थिंक इट इज़ नॉट वर्किंग बेटा, एसी काम नहीं कर रहा है. हाँ, वोल्टेज नहीं है ना. स्विच ऑफ द एक्सेस लाइट्स. प्रियांशु प्लीज डू दैट बेटा. स्विच ऑफ द एक्सेस लाइट्स and switch off that AC also. It is not working. थोड़ा बहुत तो चल रहा है. चल रहा है. ये लाइट्स ऑफ कर दो, द एक्सेस वंस.
Okay, where were we? Put a heading, limitations of the movements. क्या demerits, क्या limitations थी? One major limitation, first point है, one major limitation was limited social reach. Better switch off the AC. The voltage is fluctuating. Okay. I don't think we'll be able to sit like this. क्या हुआ? लाइट काटनी पड़ेगी हाँ। ऐसे होता है, ऐसे होता है। Okay. अगर यहाँ पे एमसीयू तो वो उससे हो जाएगा। नहीं, do not disturb the electrical supplies over here. Leave it. Let's write limitations and then we'll see. ठीक है? I'll see if it doesn't work like that, then we'll call it off. ठीक है? 3-4 points हैं, बस वो लिख लो. मैं ही ना गिर जाऊँ कहीं. Okay, one of the major limitations was their limited social reach. Okay, many movements were largely confined to urban, educated, and upper caste. With minimal interaction with the rural masses. So basically जो educated class थी, जो intellectual class थी, है ना, वो ही ज़्यादा इन्वॉल्व थी इसमें, वही पढ़ रहे थे, वही चीज़ों के बारे में अवेयर हो रहे थे, बट उनकी रीच बहुत लिमिटेड थी. एज वी सेड कि उन्होंने कभी भी मासेस के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं, है ना. नेक्स्ट पॉइंट, some movements also adopted a revivalist approach. Emphasizing the glorification of past traditions. So basically कुछ लोगों ने अपने ही पास्ट ट्रेडिशंस को या अपने रिलीजियस आइडियोलॉजी को ही ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया था, एज आई टोल्ड यू, है ना. प्रियांशु, कैन यू जस्ट सी बेटा इस सर इज अवेलेबल देयर? आई डोंट थिंक आई कैन कंटिन्यू. मुझे ऐसे वो हो रहा है, ब्लैकआउट हो रहा है थोड़ा थोड़ा. हाँ हाँ, प्लीज़ प्लीज़ जाओ बेटा, प्लीज़ प्लीज़ हैव वाटर, ऑल ऑफ यू हैव सम वाटर.